जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन में चंद्रदेव के फलों के बारे में जानकारी कर रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करते हैं कि चंद्रदेव अगर मेष लगन में वृष राशि पे आपके धन स्थान पे विराजमान हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। तो पाठ का जैसा नियम है उसी अनुसार यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और उसके अंतर्गत कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण आएगा जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, इसका स्वामित्व चंद्रदेव खुद के पास है। मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, इसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। आगे बढ़े नवमांश की बात करते हैं। अगर चंद्रदेव वृष राशि पे 3.20 डिग्री तक है तो मकर राशि के नवमांश में रहेंगे और इसको देव नवमांश बोला जाता है। 6.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेंगे, इसको मनुष्य नवमांश में बोला जाता है। और 10 डिग्री तक मीन नवमांश मतलब राक्षस नवमांश। उसके बाद में 13.20 डिग्री तक मेष का नवमांश और वो देव नवमांश में आ जाते हैं। फिर 13.20 डिग्री के बाद में 16.40 डिग्री तक वृष का नवमांश और ये मनुष्य नवमांश बोला जाता है और इसमें चंद्रमा वर्गोत्तम हो जाता है। अब वर्गोत्तम ग्रह चाहे नीच का हो चाहे उच्च का हो, वो हमेशा अच्छे फल देता है। इस चीज़ को आप अपने पास नोट करके भी रख सकते हैं। बाकी चीज़ें आपने ये स्क्रीन पे हमारा लगाया हुआ है। बोलने का कारण केवल इतना ही है कि जो स्क्रीन पे लगाया हुआ है उसको आप नोटिंग करें तो वो आपको समझ में भी आए कि हम क्या नोट कर रहे हैं और इसका मतलब क्या होता है। 16.40 डिग्री के बाद में 20 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा और ये राक्षस नवमांश आ जाएगा। उसके बाद में 23.20 डिग्री तक कर्क का नवमांश रहेगा, ये देव नवमांश रहेगा। उसके बाद में 26.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश और ये मनुष्य नवमांश। उसके बाद में 30 डिग्री तक कन्या का नवमांश और ये राक्षस नवमांश। अब देव, राक्षस और मनुष्य नवमांश का मतलब क्या होता है उसके विषय में पूरा डिटेल में पाठ हमारा नवमांश का पाठ दिया हुआ है। स्क्रीन पे भी लगाया हुआ है कि देव, मनुष्य और राक्षस नवमांश का मतलब क्या होता है। उस पाठ को आप श्रवण करें। एक ही पाठ में सब चीज़ें बताना संभव भी नहीं है और बता भी नहीं सकते क्योंकि पाठ फिर बहुत लंबा हो जाता है, बोलने में भी असुविधा होती है, इतना ज़्यादा बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में अंश बल की बात करते हैं तो चंद्रमा सम राशि पे है। सम राशि में जस्ट अपोजिट चलता है। 6 डिग्री तक मृतावस्था में रहेगा, 12 डिग्री तक वृद्धावस्था में रहेगा, 18 डिग्री तक युवावस्था में रहेगा और फिर 24 डिग्री तक कुमारावस्था में रहेगा और फिर 30 डिग्री तक बाल्यावस्था में रहेगा। तो इन डिग्रियों का महत्व क्या है इसको इनके नामों के अनुसार ही आप समझ सकते हैं कि मृत अवस्था और बाल्यावस्था में अगर आपके ग्रह बैठे हुए हैं तो वो आपको फल देने में, आप साफ शब्दों में जो बोलचाल की भाषा है उसमें आप ये समझ सकते हैं कि फल देने में वो न्यून हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, वो आपको फल देने में परेशानी करेंगे। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? वो पूरी कुंडली का अध्ययन करने से पता चलेगा आपको कि आपका लग्न का नवमांश कितना है और उसके समकक्ष अगर ग्रह बैठे हुए हैं, चाहे वो 6 डिग्री तक हो चाहे वो 30 डिग्री तक हो, तो वो फलों में आपको चेंजेज मिलेगी। उसके विषय में भी हमारा लग्न को कैसे मजबूत करे बोल के एक पाठ दिया हुआ है, उसको आप श्रवण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वृद्ध अवस्था और कुमारावस्था ये अवस्था आपको फल देगी लेकिन युवा अवस्था से कम फल देगी। युवा अवस्था में कोई भी ग्रह जो होता है वो पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, लेकिन आपके लगन के अंश कितने हैं उसके ऊपर ये सब अवस्था का फल बहुत कुछ डिपेंड करता है। कारक भाव, चंद्रमा का कारक भाव चाहे लगन कुछ भी हो, चतुर्थ कारक भाव बोला जाता है और राशि का अपना एक महत्व है। तो यहाँ पे बात मेष लगन की हो रही है और काल पुरुष का कुंडली का भी मेष लगन ही है, तो यहाँ पे चतुर्थ के कारक और चतुर्थ भाव में कर्क राशि है तो उसके भी कारक होंगे, तो उसी के अनुसार वो फल आपको प्रदान करेंगे। अगर कोई भी ग्रह जहाँ भी बैठा रहता है वो सबसे पहले अपने कारकत्वों के हिसाब से फल देगा आपको। उसके बाद में जिस भाव में बैठा है उस भावों के फलों में कमी या बेसी वो भी अपने कारकत्वों के अनुसार ही करेगा। जैसे हम हैं या आप हैं, कोई भी इंसान है, वो जिस तरह का होगा उसी तरह का ही तो फल देगा।
वो अलग तरह का फल कैसे दे सकता है? एक साधारण इंसान, उसको आप बोलेंगे कि वो आपको प्रधानमंत्री की तरह फल दे, तो वो कैसे दे सकता है? वही फल सेम सेम चीज़ें ग्रहों पे भी लागू होती है। तो जो जैसा ग्रह है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसे उसके कारकत्व है, जैसा उसके अंदर बल है, वो जहाँ बैठा है उस स्थान को उसी अनुसार पोषित करेगा, उसी अनुसार उस भाव को बढ़ाएगा या घटाएगा। चंद्रमा के विषय में, चंद्रमा पापी भी होता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा होता है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर होता है। तो उसके विषय में भी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि अंश बल के हिसाब से चंद्रमा कहाँ पे और किस तरह के फल आपको प्राप्त करवाएगा। चंद्रमा बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है अशुभ ग्रहों के साथ बैठने से, पाप ग्रहों के साथ बैठने से। तो वो सब चीज़ की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। तो यही सब का एक कारण है कि बहुत से पाठ इस विषय में भी हमारे दिए हुए हैं, नक्षत्रों के विषय में भी दिए हुए हैं। अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो शायद आप शुरू से पाठ सुन रहे होंगे। अगर आप नए आ रहे हैं तो पुराने पाठों का अगर आप श्रवण करेंगे तो आपको इस विषय में नोट करने लायक भी और समझने लायक भी बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी। फलित पाठों में या कोई भी पाठ में हम केवल उतनी बातें नहीं करते हैं जितनी बातें उसके विषय में करनी चाहिए। हमारा एक आदत है कि जो सीखने वाले हैं उनको एक ही पाठ में इतनी ज़्यादा जानकारी मिले, जिससे चाहे वो नोट करके हो, चाहे अपने दिमाग में सेट करके हो, और वो जानकारी भी उसी पाठ से कनेक्टेड हो। एक ही पाठ को उतनी जानकारी मिलने के बाद में जब आदमी नोट करके रखता है तो उसको पूरी तरह वो चीज़ें समझ में आ जाती है। इसके साथ नवमांश बताने का या नक्षत्र बताने का कारण भी यही है कि आप बार बार उस चीज़ को सुनेंगे तो आपको पूरी तरह वो कंठस्थ याद हो जाएगा कि चंद्रमा इतना अंश पे बैठा हुआ है तो वो आपके कौन से नवमांश में जाएगा, आपको फटाक से पता चल जाएगा। इतना अंश पे है तो वो कौन से नक्षत्र में हो सकता है। 3.20 डिग्री तक एक चरण रहता है नक्षत्र का। अब से अगर आपका 10 डिग्री के बाद में 10.5 या 11 डिग्री पे अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप फट से पकड़ लेंगे उस बात को कि यह आपके रोहिणी नक्षत्र में आ गया। तो नौ चरण आएंगे एक ही राशि में नक्षत्र के, तो उसी अनुसार नक्षत्रों को भी बताया गया आपको, तो उसको आप समझ जाएंगे। अब चंद्रमा दूसरे स्थान में बैठने से यहाँ पे उच्च के हो जाते, हालांकि अपने स्थान से, अपनी राशि से 11वें में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, खासकर सौम्य ग्रह, तो इतना अच्छा फल प्रदान नहीं करता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा केंद्र का मालिक है, अपने कारक भाव का मालिक है, करक राशि का स्वामी है और करक राशि चतुर्थ भाव में पड़ रही है, उसका स्वामी होके अपनी उच्च राशि पे दूसरे स्थान पे विराजमान है, तो यहाँ पे अगर शुभ प्रभाव लेके विराजमान है, अंश बलों में बली या शुक्ल पक्ष का बली होके विराजमान है, पूर्णिमा का बहुत बली होता है, अमावस का बहुत कमज़ोर होता है, तो फिर इस स्थान को मतलब आपके परिवार को बड़ा करेगा, आपके सगे संबंधियों से आपको हेल्प मिलेंगी और आपकी बहुत फेमसिटी होगी, आपके धन को बढ़ाएगा, आपके सुख के साधनों को बढ़ाएगा, आपका नाम अपने समाज में, अपने परिवार में सबसे ऊपर होगा और अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा आप सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और सबको अपनी वाणी के द्वारा वशीभूत करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी आंखों या चेहरे पे हो सकती है कि सामने वाला जस्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब आपके शब्दों को काट भी नहीं सके, इतनी मीठी वाणी का प्रभाव आपके अंदर या आपके शब्दों में होगा। अब यहाँ पे ये अपने नीच स्थान को, अष्टम स्थान को देखेगा, तो यहाँ पे ये आपकी आयु को बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पे साथ में रोगों को भी बढ़ाएगा, क्योंकि नीच दृष्टि है इनकी। तो यहाँ पे कुछ जो भी कुछ होगा आपके जीवन में अष्टम स्थान से संबंधित, वो कुछ अचानक श्रेणी में होगा। और अष्टम स्थान का स्वामित्व भाव के अनुसार शनिदेव के पास है और आपकी राशि के अनुसार मंगल देव के पास है, तो दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है उसका अपना एक इफेक्ट आएगा। तो उसका बुरा फल मिलेगा उन दोनों की स्थिति देखने के बाद में, नहीं तो नहीं मिलेगा। चंद्रमा कभी भी और सूर्य
ये दोनों अष्टम स्थान में आपको रोग तो दे सकते हैं, लेकिन आयु का नाश नहीं करते। ये एक खास बात है। ये जब आप प्रिडिक्शन करो या जब समझो ग्रहों को, तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि दंड तो आपको दे सकते हैं, अगर वो खराब है, पाप प्रभाव में है, पापी ग्रहों के साथ है, खुद भी पाप स्थान का स्वामित्व लेकर है, खुद भी नीच के है, तो भी वो मृत्यु के कारक नहीं होंगे। मृत्यु संबंधी दोष इनको नहीं मिलेगा। हो सकता है नीच स्थान में ही विराजमान हो, अष्टम स्थान की बात हम आगे चल के करेंगे, तो भी आपको वो खराब फल जो बताया जा रहा है या जो समझा जा रहा है सोशल मीडिया में, वैसा कुछ नहीं होता है। दूसरे स्थान में प्लेस होके चंद्रमा अपनी उच्च राशि में प्लेस होके इस स्थान से संबंधित आपको मतलब इस तरह की वाणी दे सकता है कि आपको दूर दूर से बुलाए लोग, चाहे स्पीच सुनने के लिए हो, चाहे आपके ज्ञान की वजह से हो, चाहे आपके क्लास वगैरह कुछ ऐसी ऐसी बातें हो कि सुनने के लिए एक सार्वजनिक कुछ मंच बनाया जा रहा हो और आपको निमंत्रण दिया जा रहा हो कि सबको समझाइए आप भी। कुछ ऐसी थ्योरी नई आप बना सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा कि समझने वाले को या सीखने वाले को आपसे बहुत कुछ प्राप्त हो। ज्योतिष की लाइन में आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उच्च का चंद्रमा अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो ज्योतिष की लाइन में भी जा सकते हैं आप, उससे संबंधित कामों में भी जा सकते हैं आप। वेद अध्ययन हो, आस्था हो, भाग्य से संबंधित बातें हो, उन सब चीज़ों में भी आपकी प्रोग्रेस ये करवाएंगे। अब यहाँ से ये चतुर्थ स्थान का स्वामित्व लेकर दूसरे स्थान में बैठते हैं, तो माता से कुछ विशेष लगाव होगा, और जहाँ भी जाएंगे तो माता के संबंध में या जब भी आपको पूछा जाएगा तो आप एक बात जरूर बोलेंगे कि ये गुण सब मेरे को मेरी माता से मिला है। तो माता का नाम बहुत ऊपर होगा आपके शब्दों के द्वारा। माता की इज्जत या माता की ख्याति आपके शब्दों के द्वारा बहुत प्राप्त होगी माता को। सुख के साधनों से आपको लाभ होगा, मतलब आप उनका भोग भी करेंगे और उसके द्वारा आपको लाभ भी होगा। कुछ जमीन जायदाद से संबंधित आपको लाभ हो सकता है, घर से संबंधित आपको लाभ हो सकता है, घर में कुछ ऐसा वातावरण या ऐसे काम हो सकते हैं जिनको आप अपने बलबूते, अपनी वाणी के बलबूते आप बहुत प्रोग्रेस करवाए और फिर उसका लाभ भी प्राप्त करें। तो कोई भी फल को समझने के लिए उस भाव के कारकत्व और जहाँ का वो कारक है उसके कारकत्व और फिर कौन से स्थान का राशि स्वामी है उसके कारकत्वों को मिला के जब हम उस फल को समझने का कोशिश करते हैं, तब बहुत कुछ हम लोगों को पिक्चर धीरे धीरे ग्रहों के बारे में क्लियर होते जाता है। किसी भी भाव में दूसरा स्थान वाणी का स्थान है, दूसरा स्थान धन का स्थान है, दूसरा स्थान न्यूट्रल स्थान है। यहाँ पे या यहाँ का स्वामित्व लेके कोई ग्रह जल्दी से आपको खराब फल नहीं देता है। ये एक खास बात है। यहाँ पे बैठे हुए ग्रह भी बहुत मुश्किल होती है, वो खराब फल कम देने का कोशिश करता है, क्योंकि लगन के एक साइड इधर और एक 12वें स्थान, दूसरा स्थान और 12वां स्थान। 12वें स्थान के बारे में बोला जाता है कि इसका स्वामी जहाँ भी बैठता है खराब फल देता है। हाँ, लेकिन 12वें में बैठ के खराब फल नहीं देगा। ये चीज समझनी पड़ेगी। 12वें स्थान का स्वामी दूसरी जगह बैठ के तो खराब फल दे सकता है, जैसे दूसरे स्थान का स्वामी और कोई जगह बैठ के तो खराब फल दे सकता है, लेकिन अपने स्थान में बैठ के खराब फल नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, जैसे शुक्र को बोला जाता है कि 12वें स्थान में उच्च का होता है, मतलब मीन राशि में उच्च का होता है, तो वो आपको खराब फल नहीं देगा। वैसा ही कुछ चंद्रमा के विषय में ये अगर उच्च का बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको खराब फल प्रदान नहीं करेगा। ये उन फलों को और बढ़ाएगा जो दूसरे स्थान से संबंधित है। कुछ रोगों के विषय में, जैसे एनी टाइम कुछ न कुछ तकलीफ आती रही हो शरीर में, या कुछ कोई लंबा रोग, जैसे बोला जाता है कि डायबिटीज हो गया या और कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए एनी टाइम आपको गोली वगैरह खाते रहना पड़ता है, तो वैसी कुछ बीमारियां हो सकती है। वो बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट देखने के बाद में पता चलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबली दूसरे स्थान में वृष राशि का अगर चंद्रमा है तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो इस पाठ को यहीं पे विराम देके आप सबसे आज्ञा लेते हैं। पाठ से संबंधित कोई बात हो
तो आप कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता की।